आज हम लोग भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जैसी पर बातचीत करेंगे। इनके काव्य को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1464 ईस्वी में हुआ। वैसे जन्म को लेकर जो अन्य कवियों के साथ, महत्वपूर्ण कवियों के साथ जो मुश्किलें होती हैं, वो मुश्किलें यहाँ भी हैं। विवाद है जन्म की तारीखों को लेकर, लेकिन इनकी जो कृति है आखिरी कलाम, तो आखिरी कलाम के अनुसार अंतर साक्ष्य बाह्य साक्ष्य का विवेचन करते हुए जो तारीख तय हुई, वह जन्म की तारीख 1464 है और मृत्यु की तारीख 1542 ईस्वी है। अमेठी में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो रहना होता है ताउम्र, वो जायश नगर में होता है और मृत्यु अमेठी में होती है। अमेठी में इनकी कब्र भी बनी हुई है, इनका स्मारक भी बना हुआ है। इनके जो पिता थे वो मलिक शेख मंगरेज थे। आखिरी कलाम में उन्होंने खुद लिखा है कि जायस नगर मोर स्थानु, मेरा जो स्थान है वह जायस नगर है। नगरक नाम आदि उद्यानु, इस नगर का जो पूर्व का नाम है वह उद्यानु है। तहां देवश 10 पहुने आऊं, भा वैराग्य बहुत सुख पाऊं। और ऐसे स्थान पर 10 दिवस वो पहले आए और वैराग्य ग्रहण किया और बहुत सुख पाया। 10 पहुने लेकर के विवाद हुआ कि जैसी बाहर से आए थे या जैसी जायस नगर में ही उनका जन्म हुआ और वही रहे। उनके जो गुरु थे, कईयों का जिक्र है पद्मावत में और उनकी कृतियों में। सैयद अशरफ जहांगीर शेख मुहिउद्दीन, जो निजामुद्दीन औलिया के वंशज थे, हाजी शेख, शेख कमाल, शेख बुरहान, सैयद अहमद आदि कई नाम हैं। इनकी कृतियों में ये नाम मिलते हैं। तो जाहिर है कि कई गुरुओं के जो नाम हैं, तो उनसे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनसे सहयोग इन्होंने लिया है। वस्तुतः कोई इनका दीक्षा गुरु नहीं है। आदर और आस्था के साथ इन गुरुओं का नाम लिया गया है और निश्चित तौर से इनका प्रभाव रहा होगा। इनसे ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा। इनकी जो कृतियां जो आई, जो इन्होंने रचनाएं लिखी, उसका पाठ निर्धारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया। बहुत मेहनत इन लोगों ने की। और सच पूछिए तो रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी और 1924 ईस्वी में ये किताब छपकर आई। तो जायसी पर विवेचन शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किताब लिखी संजीवनी व्याख्या 1955 ईस्वी में। और फिर विजयदेव नारायण शाही, जो काफी महत्वपूर्ण किताब है और जायसी के बारे में एक राय बदलती है, वो विजयदेव नारायण शाही ने अपनी किताब जायसी के द्वारा सही बात, इनके जो कवि रूप जो है उसको उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की। 1983 ईस्वी में ये किताब आई। जो रचनाएं हैं जैसी की रचनाएं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, महरी वायसी, चित्रावत, मोस्तिनमा, इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन विवादास्पद हैं, प्रामाणिकता का अभाव है और यह निर्धारण नहीं हो सका है
कि वे सारी रचनाएं इनकी हैं या नहीं है। जायसी ने बहुत गर्व के साथ कहा है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनन जल भई। जो कविता लिखी इन्होंने, जो रचनाएं की, जो ग्रंथ लिखे, काव्य ग्रंथ, तो पीर प्रेम, प्रेम की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति हुई, और जिसको सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं, ऐसा जायसी खुद ही कहते हैं। जायसी की जब व्याख्या शुरू हुई तो दो तरह से इनकी व्याख्या हुई। एक तो लोगों ने कोशिश की साबित करने की कि वे सूफी संत हैं, सूफियों के प्रभाव में हैं, सूफियों से इन्होंने दीक्षा ली और सूफी मतवाद का ही प्रचार प्रसार किया अपने कृतियों के माध्यम से। जायसी मुसलमान भी थे और सूफी उदार लोग थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, और उनकी उदारता से काफी प्रभावित हुए। इनकी उदारता में एक अद्वैत भावना थी, और उसके आधार पर भी इसका विश्लेषण शुरू हुआ, विवेचन शुरू हुआ। यह जो इनकी दूसरी व्याख्या जो हुई वह इनके कवि रूप में हुई, और खास तौर से विजयदेव नारायण शाही ने यह कहा कि जायसी कवि हैं, कोई साधना का प्रचार नहीं कर रहे, कोई सूफी मत या सूफी संत नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सूफी मत, सूफी संप्रदाय और सूफी संतपन का घेरा जायसी और उनके पद्मावत की चारों ओर इस तरह ढाल दिया गया है कि उनका कवि व्यक्तित्व तो धुंधला पड़ गया है। रामचंद्र शुक्ल और वासुदेव शरण अग्रवाल और कई लोगों ने कोशिश की कि जायसी को सूफी मत के दायरे में देखा जाए, उसकी व्याख्या जो है सूफी संप्रदाय के दायरे में देखा जाए। तो विजयदेव नारायण शाही ने कहा कि इससे ऐसा हुआ कि उनका जो कवि व्यक्तित्व था वह बहुत धुंधला पड़ जाता है। उनका कहना था कि जायसी मूलतः कवि है, अपनी सृजनात्मक प्रतिभा की दृष्टि से और बारंबार अपने दावे के अनुसार भी उसी तरह जिस तरह कालिदास कवि हैं, जायसी के पूर्ववर्ती अमीर खुसरो कवि हैं, या फारसी के निजामी कवि हैं। पद्मावत में वे अपने को बारंबार कवि कहकर ही पाठक के सामने प्रस्तुत होते हैं। कभी कभी कवि होने का यह दावा गालिब की तरह सुखन गुस्तराना लहजे में प्रकट होता है। मोहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रकत न मांस, कहता ये मोहम्मद कवि हैं जायसी, वे प्रेम के हैं, उनके शरीर पर न रक्त है न मांस है। जेही मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। अगर उनका मुखड़ा देख लिया गया तो हंसी आए। क्यों आई हंसी? क्योंकि जायसी की एक आंखें खराब थी और इस वजह से उनके मुखड़े को देख कर हंसी, लोग हंसते थे। लेकिन जब उनकी कविता लोग सुनते थे तो आंखों में आंसू आते थे। और ऐसा कहा विजयदेव नारायण शाही ने। विजयदेव नारायण शाही ने इनके कवि रूप को पहचाना और सूफी मत के दायरे से बाहर निकाला। कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेही कवि सुनी। कहता एक आंख वाला कवि मोहम्मद की कविता को जिसने सुना तो उस पर वह मुग्ध हुआ, जिसने भी सुना। चांद जैस जग विधि अवतारा, और इनका जो अवतार हुआ वो चांद की तरह हुआ। दिन कलंक किन्न उजियारा, जैसे चांद में दाग होता है और लेकिन संसार को वह चांदनी प्रदान करता है, उसी तरह से यह जो कवि है, इसकी एक आंखें नहीं हैं, बावजूद इसके
कि यह कलंक है कि आंख नहीं है, तब भी इनकी कविता सुनकर जग प्रसन्न होता है। जग सूझा एक ही नैना, उवा शोक अस नक्तन महा। जैसे नक्षत्रों के बीच एक शुक्र तारा होता है, उसी तरह से इनकी एक आंखें हैं और जग इनकी बातें सुन करके। कवि जायसी के 4 मित्र हैं। यूसुफ मलिक बहुत विद्वान हैं, सलार बांके हैं, मियाँ सलोने एक सिपाही हैं, बड़े शेख एक साधुवत है। और यह इसलिए कहा जा रहा है कि जायसी कोई सूफी मत के कवि नहीं है, जायसी कोई मत के प्रचारक नहीं है। और इनके जो मित्र हैं, इन्होंने मित्रता बहुत निभाई है। और मित्रता में देखिएगा, कोई विद्वान है, कोई सिपाही है, कोई साधु है, और यह एक कवि का ही लक्षण है। और एक कवि होने के नाते इन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है, बहुत शान के साथ निभाई है। लिखते हैं विजयदेव नारायण शाही कि कवि रूप में जायसी की दोहरी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। और ये जो कवि है जायसी, उनकी उपेक्षा हुई 2 तरह से। मध्य युग में जब सूफी या बाबा होने की कृति उनके काव्य के प्रति आकर्षण पैदा कर सकती थी, वे उपेक्षित हुए, क्योंकि ये सूफी नहीं थे। क्योंकि किसी सूफी संप्रदाय में उन्हें पचा लेने की शक्ति नहीं थी। हमने देखा कि उनका जिक्र कोई नहीं करता। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब सूफी होने की कृति कवि के दकियानुष और अपरिचित होने के खतरे से जुड़ गई है, उनके चारों ओर तशव्वुफ का लवादा घेर दिया गया। अतः अधिकांश वर्तमान लेखकों, विचारकों और आलोचकों के लिए जायसी अप्रासंगिक हो गए। पहले तो जब सूफी का दौर था, तभी इनको नोटिस नहीं ली गई। विजयदेव नारायण शाही ने उस दौर की विवेचना करते हुए बताया। और अब जब सूफी मत नहीं है, तो कवि को ही सूफी के दायरे में देखा जा रहा है। तो कवि रूप जो जायसी की है, वह रूप 2 तरह से उपेक्षित हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जायसी का काव्य प्रेम की पीर का काव्य है, और वे बिना पक्षधर हुए अपना अंकन करते हैं। उनमें भावुकता, सहजता पूरी है, आसक्ति किसी तरफ नहीं। इस रूप में वे सच्चे महाकवि, महान कवि हैं। हिंदी काव्य संवेदना का विकास उनकी किताब है, और पृष्ठ संख्या 62 में वो उद्धृत करते हैं। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण शाही ने जायसी को एक कवि माना और कवि की तरह मूल्यांकन विवेचन किया। जायसी की सबसे महत्वपूर्ण कृति है पद्मावत। और पद्मावत के बारे में लिखते हैं विजयदेव नारायण शाही कि जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है, न कोई नया अध्यात्म है। उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। मनुष्य जैसा कि वह सामान्य जिंदगी में उठता बैठता है, सीखता है, प्रेम करता है, गृहस्थी चलाता है, युद्ध में वीरता और कायरता दिखलाता है, राज्य स्थापित करता है, छल कपट, बेईमानी और कमीनापन करता है, संप्रदाय स्थापित करता है, बटोर करने के लिए नारे लगाता है, और इसके बाद अपनी अपर्याप्तता की गहरी त्रासदी से ग्रस्त हो जाता है। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है, और पद्मावत को एक त्रासदी काव्य के रूप में देखने की सार्थक कोशिश विजयदेव नारायण शाही ने की है। पद्मावत के जो मुख्य पात्र हैं, जिनके माध्यम से यह रचना पूरी हुई, सिंघल द्वीप की पद्मावती है, चित्तौड़गढ़ का रत्नसेन है, नागमती है जो रत्नसेन की पत्नी है, गोरा बादल है, अलाउद्दीन सुल्तान है दिल्ली का, और राघव चेतन है जो अलाउद्दीन के साथ रहता है। और पद्मावती की रूप की जो व्याख्या है, सौंदर्य
की जो गाथा है वह अलाउद्दीन सुल्तान को राघव चेतन ही सुनाता है। सिंघल द्वीप की पद्मावती और रत्नसेन का प्रेम, दोनों की प्रेम गाथा है, काफी लंबी कहानी है। और रत्नसेन की शादी अंततः पद्मावती से होती है। नागमती जो रत्नसेन की पत्नी है वह रत्नसेन के विरह में व्याकुल होती है और नागमती के वियोग का जो वियोग वर्णन है वो जबरदस्त है और द्वितीय है, बेमिसाल है। गोरा बादल जो पद्मावती के यहाँ ही सिपाही है, रक्षक है। रत्नसेन जब अलाउद्दीन सुल्तान सुनते हैं कि पद्मावती बहुत खूबसूरत है तो अलाउद्दीन संदेशा भेजते हैं रत्नसेन को कि तुम पद्मावती को मेरे पास भेज दो। रत्नसेन सहमत नहीं होते हैं। अलाउद्दीन आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कई दिनों तक ये चलता रहता है, लेकिन रत्नसेन हारते नहीं है। तो अंततः धोखे में अलाउद्दीन धोखा देता है, रत्नसेन को कहता है कि अब पद्मावती से कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो है अमुक अमुक चीज अगर हमको दे दोगे तो ये समझौता हो जाएगा। वह चित्तौड़गढ़ का किला खुलता है, अलाउद्दीन सुल्तान जाते हैं, दोनों में बातचीत होती है, संवाद होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पद्मावती की जो खूबसूरती है वह आईने के माध्यम से वो देखता है और काफी मुग्ध होता है। रत्नसेन को धोखे से अलाउद्दीन सुल्तान पकड़ लेता है और उसको दिल्ली लाता है। उसको छुड़ाने के लिए गोरा बादल जाता है, छुड़ा कर लाता भी है, लेकिन अंततः रत्नसेन का संघर्ष स्थानीय राजा से होता है और रत्नसेन भी मारा जाता है। पद्मावती भी आग में जलती है। तो अंततः जो इसका नायक है और नायिका है वो गुजर चुका होता है, मर चुका होता है, इसलिए त्रासद जो है, ये त्रासदी जो है इस पद्मावत काव्य में घटित होती है। और इसके बारे में ये है कि फूल मरे पर मरे न बासु, काव्य का जो सुगंध है, काव्य का जो सौंदर्य है वह कायम रहता है। इसका ये जो पद्मावत है इसकी बोली अवधि है। इसका एक रूप आप देख सकते हैं, बसे ही पंखी बोले ही बहुबाखा, करे ही हुलास देखी कै शाखा, भोर होत बोले ही चूचूही, बोले ही पांडुक एके तुही। यह जो काव्य है महाकाव्य वह सर्गों में विभाजित नहीं है। तो कहा यह गया कि फारसी में जो मसनवी शैली होती है उसमें सर्ग नहीं होता है, लेकिन लोक कथाओं में भी यह सर्ग नहीं होता है। तो संभव है कि लोक कथाओं का जो संस्कार है उसका असर हो। यहाँ भी विभाजन नहीं है, कथाएं लगातार चलती रहती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा अंत में, और यह संवाद समाप्त होगा उनकी पंक्तियों के साथ, कि एक बात मैं हर हिंदुस्तानी से कहना चाहता हूँ कि रजिया, शेरशाह, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रशखान मेरे पुरखे हैं, मेरे बाप दादा में हैं। गजनी, गोरी, बाबर, तैमुरलंग ये परदेशी थे, हमलावर थे। तो ये महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी कवि, और जिन्होंने प्रेम का वर्णन अद्भुत ढंग से किया। तो कवि रूप में और इनको देखने की जो कोशिश होनी चाहिए हम लोगों की ओर से, कि जायसी मूलतः एक कवि हैं, वे कोई सूफी संत नहीं हैं और सूफी साधना का वो प्रचार नहीं कर रहे थे। वस्तुतः भक्ति काल के जो पहले कवि हैं वे जायसी ही हैं। और आपको आश्चर्य होगा
कि उनका जो वो बार बार पद्मावत में अपने को कवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी संत के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं या किसी साधना के प्रचारक के रूप में अपने को स्थापित नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों ने जायसी के बारे में चर्चा की। आपको यह पाठ कैसा लगा, इस पर अपनी राय देंगे, अपनी टिप्पणी करेंगे, तो आगे हम लोगों को काम करने में सुविधा होगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।